Hello children, myself Karunesh Bhadoria. Children, in previous video I have completed chapter number 3rd, current electricity. Okay. Now today chapter number 4, magnetic effect of current. This chapter is going to start. So first topic of this chapter is magnetic effect of current. What is magnetic effect of current? Yes. Children, suppose in a conductor when current is flowing, then surrounding the conductor a magnetic field is produced. This phenomena when current is flowing through the conductor, surrounding area magnetic field is produced. This phenomena is called magnetic effect of current. यानी करंट के फ्लो कराने से सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाना, ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब चार्ज जो है मूव करने लगता है, किसी कंडक्टर में चार्ज जब मूव करने लगता है, करंट फ्लो होने लगती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होने लगता है. तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, करंट फ्लो होगी, चार्ज फ्लो होगा, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होंगे. तो हम यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देखेंगे. तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसमें से बहुत कुछ आएगा. ये मैग्नेटिज़्म जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिज़्म उसका एक तरह से ये इनिशियल स्टार्टिंग चैप्टर है, बेसिक है ये, और इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस भी आपको मिलेंगे. जिस तरह से आप चार्ज जब किसी कंडक्टर को देते हैं तो वहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था. तो इसी तरह से यहाँ पे जब उसमें करंट का फ्लो होगा तो किसी डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये सब बातें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने जा रही हैं. ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा ये भी दिखाएंगे हम. अलग अलग सिचुएशन में अगर कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग है, सर्कुलर शेप का है, राइट, या कोई सोलेनॉइड है जिसमें करंट जो है किसी लूप के थ्रू इस तरह से फ्लो होती है, तो उसके अंदर बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड, और उससे फिर मैग्नेटिक फोर्स की भी बात करेंगे. ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी. तो फर्स्ट जैसे मैंने बताया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके बारे में ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर में जब करंट का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, सो नोट डाउन. व्हेन लिखे, व्हेन करंट flow through the conductor, then surrounding the conductor magnetic field produce. This phenomena is called magnetic effect ऑफ करंट. ओके, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस फिनोमेना को मैग्नेटिक इफेक्ट आप बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट. चलिए, ये तो स्टार्टिंग हुई है कि हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये स्टार्टिंग हो गई है. अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी. तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट सबसे पहले जो है
बायो एंड सेवर्ट ने एक लॉ दिया था, इम्पॉर्टेंट है, जो बायो सेवर्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। बायो सेवर्ट लॉ, ओके, टी यहाँ साइलेंट होता है। बायो एंड सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे जिनके नाम से ये बायो सेवर्ट लॉ होता है। इस लॉ में क्या बताया था उन्होंने? बायो सेवर्ट लॉ में पहले तो ये है कि ये लॉ किस काम आता है, किसी कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो होती है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, तो उस वायर के कुछ डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आप लेकर के वहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू आपको पता करनी है। पूरे वायर से नहीं, उस वायर के किसी पर्टिकुलर लूप से, पर्टिकुलर एरिया से छोटी सी पार्ट लेंगे, उस पार्ट से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये चीज़ आपको इस लॉ से देखने को मिलेगी। ओके, तो जैसे मैं डायग्राम की बात करूं, ये कोई यहाँ पे एक्स वाई मैंने कंडक्टिंग वायर ले लिया, कंडक्टिंग वायर, ओके। इस कंडक्टिंग वायर में एक स्मॉल पार्ट जिसकी लेंथ dl, इस स्मॉल पार्ट से कुछ डिस्टेंस r डिस्टेंस पर, यहाँ P पॉइंट है, दिस इज r डिस्टेंस विच मेक्स एंगल थीटा एंगल बन रहा है। इस पॉइंट पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB, भाई इस स्मॉल पार्ट से जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो dB, पूरे वायर से करेगा वो भी हो जाएगा। तो ये जो dB है ना, ये मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, और ये फाइंड करेंगे बायो सेवर्ट लॉ से, ठीक है। तो इस लॉ में बायो एंड सेवर्ट दोनों साइंटिस्ट ने क्या बताया था? इन्होंने ये कहा था कि मान लीजिए आपने कोई एक वायर ले लिया, सपोज कीजिए दिस इज ए वायर, ओके, जैसे कि ये वायर है, ये है ना, ये वायर है, इसमें आपने करंट का फ्लो करा दिया, आई करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर से, आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। अब इन्होंने कहा था कि इस वायर, जैसे कि फर्स्ट लॉ में मैंने देखा था कि जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसके सराउंडिंग एरिया में चारों तरफ सब जगह क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। देखिए एरिया है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, अब हमें एरिया के किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो ये लॉ लगेगा। पॉइंट अगर चेंज कर देंगे फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी फील्ड की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पर, उस एरिया के डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू होगी। तो कितनी वैल्यू होगी ये बायो एंड सेवर्ट ने बताई थी। तो बायो सेवर्ट ने कहा था कि जब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रही है तो किसी पॉइंट पर जो फील्ड होता है ये 4 थिंग्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी वो 4 थिंग्स हैं? नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट देन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज, जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी मैग्नेटिक फील्ड उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा, वन थिंग। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लेंथ, ये जो लेंथ आप ले रहे हैं इस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। एक तो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे करंट इंक्रीज करेंगे यहाँ फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, करंट डिक्रीज करेंगे फील्ड डिक्रीज करेगा। dl की लेंथ, आप कितनी लेंथ ले रहे हैं उस पर भी यहाँ का फील्ड डिपेंड करता है। तो दिस फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl ऑल्सो। एंड थर्ड थिंग, एंगल बिटवीन, ये जो एंगल बन रहा थीटा, इस एंगल की साइन वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर एंड करंट वेक्टर, ये जो करंट फ्लो हो रही ना, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। 3 चीज़ हो गई। और एक जो है ये कितनी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P,
आप अगर बहुत दूर ले जाएंगे तो फील्ड कम होगा, पास में रखेंगे फील्ड ज़्यादा होगा। ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम डी एल। डी एल से जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये 4 बातें बायो एंड सेवर्ट ने बताई। चारों को कंबाइंड कर दें तो ये लॉ बन के तैयार हो जाता है और उससे आपको इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, राइट। तो इसको नोट करें। कंसीडर a wire, consider a wire XY having current capital I. We have to find magnetic field due to small length dl of wire। वायर की स्मॉल लेंथ dl की वजह से आपको यहाँ पे फील्ड निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू बायो एंड सेवर्ट, according to AT means according to Bio and Savarт, इन दोनों ने क्या बातें बताई थी, देखिए यहाँ देखो। अकॉर्डिंग टू बायो एंड सेवर्ट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना dB, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। फ्लोइंग करंट मीन्स I, नंबर 1, and dB is directly proportional to small length of wire dl, number 2. dB is directly proportional to sin theta, number 3. dB is directly proportional to 1 upon r square, number 4. ये 4 चीज़ों पे यहाँ पे जो फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड, दिस फील्ड डिपेंड्स अपॉन द 4 थिंग्स। नंबर 1, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट, क्या करंट इसमें फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। एंड dB, यहाँ का जो dB है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर। जो हम यहाँ स्मॉल लेंथ ऑफ वायर ले रहे हैं उस पर भी प्रोपोर्शनलिटी होता है। एंड नंबर 3 थिंग्स, ये जो एंगल बनता है उसके साइन के, यानी dB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इस पे भी डिपेंड करेगा। और एक 4th है कि हम कितनी डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। सो ऑन कंबाइनिंग दीज 4 थिंग्स वी हैव dB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सभी को कंबाइन कर दो तो हो जाएगा I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। dB अगर प्रोपोर्शनलिटी फिजिक्स में जब हटाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट आपको लिखना पड़ता है। तो dB इक्वल्स टू k इज़ द कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह k, I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये जो है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा यहाँ पे, वेयर के क्या है यहाँ पे, वेयर के कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है ना के की वैल्यू, ये के की वैल्यू डिपेंड्स करती है अपॉन द मीडियम। आप जो है इस वायर को किस मीडियम में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में है, एयर में है, वाटर में है, ग्लास में है या किसी और मीडियम में, उस पर डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो के यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, विच डिपेंड्स
अपॉन द मीडियम। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए या यूँ कहिए वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू होती है फॉर फ्री स्पेस द वैल्यू ऑफ के होती है म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई। ये वैल्यू होती है के की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए, यानी जहाँ कोई मीडियम नहीं होता। फ्री स्पेस मीन्स जहाँ कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। अगर एयर होती तो वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। वैसे वैक्यूम में और एयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बहुत ही मामूली फ़र्क होता है। हाँ, अगर कोई मीडियम और आप लेते हैं, वाटर ले लेते हैं या कोई दूसरी गैसेस का मीडियम लेते हैं, तो फिर ये वैल्यू तेज़ी से चेंज होती है। तो फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, और इसको हम 10 टू द पावर -7, ये इसके बराबर भी होती है 10 टू पावर -7। और के की यूनिट क्या होगी, यहाँ से इधर ले जाएंगे, दिस इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल, सो दिस इज मीटर, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। के की वैल्यू ये होगी म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई या 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये के की वैल्यू होगी। अगर मैं के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, इस के की वैल्यू को इसमें पुट कर दूँ, तो फिर ये क्या चेंज होगा वो आप देखें। यहाँ मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, डायग्राम रफ कर देता हूँ। यहाँ पे के की वैल्यू पुट करनी है। सो द वैल्यू ऑफ डी बी, दिस डी बी इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, और इसकी जगह आप 10 टू पावर -7 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर -7। यहाँ पर म्यू ज़ीरो क्या होती है, म्यू ज़ीरो जो है ये होती है परमेबिलिटी। परमिएबिलिटी म्यू ज़ीरो। ठीक है, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा था एप्सिलॉन नोट, ये आया था एप्सिलॉन नोट, ये था परमिटिविटी, और ये है परमिएबिलिटी, MEABILITY, परमिएबिलिटी है ना, म्यू नोट, और उसमें एप्सिलॉन नोट क्या था, परमिटिविटी। ये डिपेंड करता है मीडियम पे, है ना। जैसे ये भी मीडियम पे डिपेंड करती थी, मीडियम की प्रॉपर्टी होती थी, ऐसे ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम पे डिपेंड करेगी, है ना। तो ये यहाँ पे आएगी मैग्नेटिक फील्ड में। तो बायो सेवर्ट लॉ में जो dB है मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए फॉर्मूला आ गया, dB इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट क्या है, दिस इज़ द परमेबिलिटी। ओके, इसमें अगर मैं सभी की बात करूँ, व्हाट इज़ I, व्हाट इज़ DL, व्हाट इज़ साइन थीटा, व्हाट इज़ R, ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो न्यूमेरिकल में मुझे पता होना चाहिए DL लेंथ होती है, अगर मैं बात करूँ इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी ऐसा यूनिट में। R क्या होगी, ये भी डिस्टेंस होती है, इसकी यूनिट भी मीटर होती है। तो मुझे पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में R क्या है और DL क्या है। देखने में दोनों की यूनिट सेम लगेंगी, R भी मीटर में, DL भी मीटर में, बट यहाँ पे वैल्यू आपको जो वैल्यू जिसकी है उसकी जगह ही लिखनी पड़ेगी। ऊपर नीचे हो गया तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो DL क्या होता है, वायर जो है ना, उस वायर में स्मॉल लेंथ जो होती है दैट इज़ DL। R क्या होता है, जहाँ पर जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस, DL से वो डिस्टेंस होती है। तो न्यूमेरिकल में आपको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितनी है और DL की लेंथ कितनी है ना, उस हिसाब से वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ से भी फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप बायो-सेवर्ट लॉ से निकाल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप जो है ये जैसे dB मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, एक यूनिट होती है टेस्ला। अब यहाँ पे 1 टेस्ला क्या होता है, टेस्ला को हम डिफाइन करेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसमें और चीज़ें बताएंगे। ओके, नोट करें आप। यस, हैव यू नोटेड?
चलिए अब इसमें थोड़ा जो है और एक वेक्टर इसका फॉर्म भी दिखा दें। वेक्टर फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे जो dB है ना, दिस dB अगर वेक्टर फॉर्म में आपको देना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर साइन आर वैक्टर, चलो डी एल ऐसे रहने दो, आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। मैंने आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक आर ऊपर एक आर नीचे, आर क्यूब हो गया डी एल आर। ये एक तरह से मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है डी एल का और आर का। डी एल क्या थी? स्मॉल लेंथ, आर डिस्टेंस, है ना। तो ये पूरा जो है वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। डी बी वेक्टर प्रोडक्ट आता है यहाँ पे म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई एंड दिस विल बी डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये होता है इसका बायो-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, नोट करें आप इसको। अब मैं टेस्ला की बात करने वाला हूँ। व्हाट इज़ 1 टेस्ला, राइट। सो लुक हियर, देखिए यहाँ रिलेशन आपके पास है ये dB इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें कंडीशन अप्लाई कर दूँ, इफ़ आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, कंडीशन दे रहा हूँ मैं, आर इक्वल्स टू 1 मीटर, डी एल इक्वल्स टू 1 मीटर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने क्या लिया? थीटा 90, साइन 90 क्या होता है? 1, आई 1 एम्पियर, डी एल 1 एम्पियर, दिस 1 एम्पियर। तो जो डी बी है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये पूरा तो 1 हो गया, 1 इंटू दिस, और इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैं? 10 टू पावर -7। सो दिस विल बी 10 टू पावर -7। और dB को टेस्ला में लिखते हैं, टेस्ला। इसको ट्रांसफर इधर कीजिए तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू, जब ये डिवाइड में जाएगा ना, अपॉन में ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 टू पावर 7 dB। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू पावर 7 dB। 1 टेस्ला, हमें 1 टेस्ला को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आ गया 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू पावर 7 dB। अब देखिए डेफिनेशन कैसे बनती है कि 1 टेस्ला जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के 10 टू पावर 7 टाइम्स के इक्वल होगी। 1 टेस्ला इज़ 10 टू पावर 7 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस वायर। ये जो मैंने कंडीशन अप्लाई की, कैसा वायर है ये? ऐसा वायर जिसमें यूनिट एम्पियर यानी 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। वायर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमें फील्ड निकालना है, और वायर में जो स्मॉल लेंथ हमने ली 1 मीटर के लिए है, और जो एंगल था वो 90 डिग्री। अगर उस वायर में ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, वहाँ पर ई पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के 10 टू पावर 7 टाइम्स जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी 1 टेस्ला। क्लियर हो गई? तो इसे आप लिख लेंगे, है ना, जैसे मैंने बोला वैसे लिखेंगे। 1 टेस्ला is 10 to power 7 times magnetic field produced by a conductor having length 1 meter, distance 1 meter square, 1 meter, and flowing current is 1 meter, and angle between R and L DL is 90 degree। यानी इस कंडीशन वाले वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के 10 टू पावर 7 टाइम्स जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी 1 टेस्ला। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेस्ला। इसे आप नोट कर लो, राइट। अब एक छोटी सी चीज़ और बता दें तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। एक इसमें रिलेशन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, देखिए दोनों टर्म्स आप पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट भी आपने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और म्यू नॉट आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें रिलेशन भी होता है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपने देखी थी। वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई थी 9 × 10 टू पावर 9, है ना, और यहाँ म्यू 0/4 पाई की वैल्यू 10 टू पावर -7 है। तो इनमें कोई ना कोई रिलेशन भी होगा। तो हम यहाँ पे
देखने जा रहे हैं रिलेशन। बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन एक बार, इसलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। ओके, इसके बीच में एक कोई रिलेशन आपको देखना है। वी नो दैट, ये जो आपने पढ़ लिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 × 10⁹। याद है ये वैल्यू? कूलम्स लॉ में आपने देखी थी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻। और अभी जो वैल्यू आपने देखी μ0/4 पाई क्या आ रही थी? 10⁻⁻7। दिस इज μ0/4 पाई। हमें क्या करना है? रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। 1/इक्वेशन 1/इक्वेशन सेकेंड, ये मुझे करना है। देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडिंग बाय μ0/4 पाई, and this is equals to 9 × 10⁻9 डिवाइडिंग बाय 10⁻⁻7। क्लियर? इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। तो यहाँ देखिए 4 पाई एंड 4 पाई कैंसिल, ये डिनोमिनेटर में आएगा। सो दिस इज़ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, इसे अगर नीचे भेज, या चलो इसको ऊपर भेज दो, तो हो जाएगा 9 × 10⁻, प्लस का हो जाएगा 9 और 7 16, राइट। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसे आप लिख सकते हैं 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ स्क्वायर 10⁻16। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ c। What is c? Speed of light, c. So this is 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट equals to c square. So the value of c equals to 1/√μ0 and एप्सिलॉन नॉट. This is the relation between एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट. क्लियर? क्या रिलेशन आया यहाँ पे? c इक्वल्स टू 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट. इस पे न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रिलेशन आपको समझाया है. तो इस वीडियो में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी बायो एंड सेवर्ट, वो चीज़ बताई है. वही एक मैन है, बाकी ये उसी के सब पार्ट्स हैं कि उसमें से 1 टेस्ला कैसे डिफाइन किया जाता है, डेफिनेशन है 1 टेस्ला की, एंड रिलेशन बिटवीन ये म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट के बीच में, राइट. स्टार्टिंग में मैं क्या दिया था. अब इस चैप्टर में और इसके आगे वाले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करने वाली है. मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेगा? जब करंट फ्लो होती है, जब चार्ज मूविंग पोजिशन, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था कि व्हेन चार्ज इज इन मूविंग पोजिशन, चार्ज मूव इन ए कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज मूव इन कांस्टेंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड विल प्रोड्यूस. एंड व्हेन चार्ज मूव विद एक्सीलरेटेड मोशन, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो विल प्रोड्यूस, है ना. तो ये आगे की चीज़ें आपको आएंगी. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे. चार्ज यहाँ फ्लो होगा, करंट यहाँ फ्लो हो रही है, तो ये फील्ड आएगा और हम इस चैप्टर में इस फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे. अलग अलग सिचुएशन में वायर सर्कुलर हो जाएगा तो कितनी होगी, वायर अगर सॉलिनॉइड फॉर्म में हो जाएगा तो कितनी होगी. तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. कुछ लॉज भी हैं, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसके अलग अलग रूल्स बने हुए हैं. ये रूल्स भी हम आपको सिखाएंगे, राइट. तो बायो सेवर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है. और इसमें क्या बताया था कि जब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होती है, एक स्मॉल लूप के द्वारा कुछ डिस्टेंस पर कितना फील्ड होगा, ये बायो एंड सेवर्ट दो फिजिसिस्ट हुए हैं, इन्होंने बताया था. डीबी, उस डीबी की वैल्यू कितनी थी, तो उन्होंने क्लियर कट 4 टर्म्स दिए थे. उन्होंने कहा था कि जो डीबी है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द 4 थिंग्स. नंबर 1 फ्लोइंग करंट पर, नंबर 2 स्मॉल पार्ट ऑफ दैट वायर, नंबर 3 डिस्टेंस फ्रॉम डीएल
ऑफ दैट पॉइंट, एंड नंबर 4 साइन थीटा, जो उनके बीच का एंगल है उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चारों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चारों को मिला देंगे तो ये लॉ बन के तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू।